एबनॉर्मल मोलर मास, जैसे आपको सपोज करिए मेरे पास कोई एक सोल्यूट है, सोल्यूट तो मुझे लगा सबको समझ आया होगा, मैं फिर भी नाम ले रहा हूं। एक यूरिया है, एक NaCl है और एक एसिटिक एसिड है, ये तीनों है। एक बार मैंने यूरिया को वाटर के अंदर ऐड किया, इसको भी मैंने वाटर के अंदर ऐड किया और इसको मैंने बेंजीन के अंदर ऐड किया। ठीक, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन? एक बार मैंने यूरिया को वाटर में ऐड किया, एक बार मैंने NaCl को वाटर के अंदर ऐड किया, एक बार मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर ऐड किया। तो ये बोले जाएंगे सोल्यूट और ये क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट। मतलब मैंने सोल्यूट को किसके अंदर डाला? सॉल्वेंट में। इतना तो समझ गया होगा। डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूं? सोल्यूट, और इसके अंदर पहले से ही क्या है बोलो? सॉल्वेंट। इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। अब जब मैं सॉल्वेंट को सोल्यूट के अंदर ऐड करता हूं, मतलब किसी भी एक चीज को किसी दूसरे चीज के अंदर ऐड करते हैं, तो तीन चीजें होती। पहला, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता वो पहले कहां था बाद में कहां है, कैसे है। जैसे मैं बोलूं, अब एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, या ऐसा समझो कि कोई कॉमर्स का बच्चा हो, अब उसको साइंस की क्लास में बैठाया जाए, जितना मन करे उतना मैं दम लगा लूं, XYZ कोई आ जाए, जितना मन करे एफर्ट लगा लो, क्या उस बच्चे को समझ में आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि वो इस स्ट्रीम का ही नहीं है, उस चीज का नहीं, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। यानी उसके लिए हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं ये उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, वो एज यूजुअल रहेगा, चाहे फिजिक्स चले, चाहे केमिस्ट्री चले, चाहे मैथ चले, चाहे बायो चले, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसे कुछ नहीं आ रहा है। तो वो फर्क नहीं पड़ रहा है, टीचर चेंज हो, कम पढ़ाए, ज्यादा पढ़ाए, क्या करे, कैसे करे, कोई मतलब नहीं। तो पहला केस हुआ कि जब मैंने यूरिया को वाटर के अंदर डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यूरिया पानी के अंदर एज यूजुअल रह गया, बस उसके सोल्यूशन को हमने कैसा सोल्यूशन बोल दिया? एक्वस सोल्यूशन बोल दिया। यूरिया जैसा था, यूरिया का फॉर्मूला सबको याद है, NH2CO NH2, इसी को यूरिया कहते हैं। ये पानी के अंदर जाकर के डिसोसिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं पर किसको, NaCl को वाटर के अंदर डालूं, मुझे लगता है सबको पता होगा क्या होता है। NaCl पानी के अंदर जब जाता है तो क्या होता है बताओ? टूट जाता है, Na+ में और Cl- में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? दो पार्ट में टूटेगा, ये भी एक्वस बोला जाएगा और ये भी एक्वस बोला जाएगा। यानी पानी के अंदर जाने पर Na भी अलग हो जा रहा है और Cl भी अलग हो जा रहा है। इतना ठीक है। तीसरा केस, अगर मैं इसको पानी के अंदर ऐड करूं तो यहां पर क्या होता है कि ये एसिटिक एसिड है, ये C डबल बॉन्ड, एसिटिक एसिड C, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है ना, वही लिखा है ना, CH3COOH। देखो CH3COOH, एक ही बात लिखा है। अब अगर मैं इसी का दूसरा स्ट्रक्चर इधर भी बना दूं तो ये कार्बन हो गया, यहां से OH, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ध्यान देना, ये आपस में क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ लिंक होने का इस तरह से जुड़ जा रहा है। तो मैंने कितना ऐड किया था? 2। ये मिल करके कितना बन गया? 1। यहां मैंने कितना ऐड किया था? 1। ये कितना बन गया? 2। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहां मैंने कितना ऐड किया था? 1। यहां कितना बना? 1। जितना ऐड किया था उतना ही रह गया, जितना ऐड किया था उससे डबल हो गया, जितना ऐड किया था उसका आधा हो गया। नहीं समझे मेरी बात? भाई हम कहीं, मान लो अपना लोकेशन चेंज कर, यहां तुम पढ़ रहे हो, इस कोचिंग को छोड़ के कहीं और गए, तीन चीजें, या तो तुम जितना जान रहे हो उतने जानते रह जाओगे, या जितना जानते हो उससे ज्यादा जानोगे, या जितना जानते हो उससे कम जानोगे। सिंपल। एक दवा खाए, तुम्हें ना फायदा किया ना नुकसान किया, जैसे थे वैसे रह गए। फायदा कर गया तो सुधार दिया, नुकसान कर गया तो बिगाड़ दिया। तीन ही घटनाएं तो होंगी किसी चीज के साथ। तो पानी के अंदर डालने पर या तो वो चीज पानी के अंदर टूट जाएगी, या तो जुड़ जाएगी, या जैसे थी वैसे रह जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। क्या इतनी स्टोरी समझ में आ गई या नहीं आई? जब मैं कोई भी चीज ऐड किया और उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं बदला, एज यूजुअल रह गया,
तो मैं ऐसे कंपाउंड को बोलता हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहां कोई चेंज आया ही नहीं, लेकिन इन दोनों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पर क्या हुआ है बोलो? यहां पर हुआ है डिसोसिएशन, और यहां पर क्या हुआ है बोलो? एसोसिएशन। एसोसिएशन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बताओ मुझे। आ गया ना? बेड देखे हो? बेड घर पे सबके होगा ही। बेड बेड क्या होता है? आज के करंट सिनेरियो में जो बेड बनते हैं वो नट बोल्ट से जोड़ के बनते हैं। सारे पल्ले वल्ले सब इधर उधर होते हैं, घर पे एक एक उठा के लेके जाओ, रखो, बोल्ट से कस दो, सब बेड बन के तैयार हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सारे कंपोनेंट पहले कहां थे? अलग अलग। तो उनका वेट क्या था? कम या ज्यादा? कम था। घर पे ले गए, सबको एक साथ कस दिए, अब वेट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यानी पहले उनका वेट कम था, अब उनका वेट क्या हो गया? ज्यादा। तो अगर मैं दो से ज्यादा चीजों को जोड़ूंगा तो उनका मास क्या करेगा? बढ़ेगा। और अगर मैं तोड़ूंगा तो उनका मास क्या करेगा? अब बताओ, जब मास में चेंज आएगा तो उसी को क्या नाम दोगे? एबनॉर्मल मोलर मास। अगर किसी भी कंपाउंड के मोलर मास में चेंजेस दिखाई देते हैं, पहले जो था अब वो नहीं है, उससे या तो ज्यादा हो जाए या उससे क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसी को क्या नाम दोगे? एबनॉर्मल मोलर मास। मुझे लगता है इतनी सी बात तो समझ में आई होगी भाई। यहां पर दोनों को, अच्छा अब तुम एक चीज सोच रहे होगे, जैसे कुछ लोग सोचें, तो पहले मैं एक NaCl का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। अगर आपसे कोई कहे कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप क्या बताओगे? गलत जगह लग के बना दे रहा हूं क्या? छोटू बड़ा बन जा रहा है। ठीक है, समझते हैं, छोटू बड़ा हो जा रहा है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो थोड़ा सा समझिएगा बेटा। समझ रहे हो? ये क्या है? अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये NaCl का स्ट्रक्चर है तो मानोगे? नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। ये NaCl का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको। इधर देखो, अरे ठीक है, इतना समझ जाना। अब इसके आगे जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान देना। यहां पर क्या हो रहा है? देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है सर्कल, फिर इसको यहां छोड़ के यहां बना देते हैं, यहां छोड़ के मैं यहां बना देता हूं, इसको छोड़ के मैं यहां पे बना देता हूं, इसको छोड़ के मैं यहां पे बना देता हूं, ये छोड़ के मैं यहां बनाऊंगा, इसको छोड़ के मैं यहां बना देता हूं, इसको छोड़ के यहां बना देता हूं, इसको छोड़ के मैं यहां बना सकता हूं, फिर इसको छोड़ के मैं यहां बना सकता हूं, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं? NaCl का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? NaCl का फॉर्मूला क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस। अब आप सब तो जानते होंगे कि NaCl का फॉर्मूला Na प्लस और Cl माइनस होता है, लेकिन रियलिटी में NaCl का फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं?
मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ है। एक मिनट बेटा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी मुझे। टेक्नोलॉजी दिमाग से उतर गया मेरे। हम NaCl का आपको स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। देखिए NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रहा आपके सामने। मैं झूठूं उतना मेहनत कर रहा था इन देर से। ये रहा NaCl का स्ट्रक्चर। ये आपको पूरी हद तक मैं 2-3 तरीके समझा रहा हूं। तुम आ जाओ और तुम भी आ जाओ और तुम भी आ ही जाओ। चलो भाई आ जाओ। अब ध्यान से देखना, आप सबको NaCl का मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। तुम तो डिलीट हो जाओ, इतनी मेहनत जुट नहीं करा दी। चलो देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो NaCl का स्ट्रक्चर है। कैसे देखना पहले समझना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि NaCl का जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको इस स्ट्रक्चर में कुछ अलग दिख रहा है, नोटिस हो रहा है? इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है बेटा? जैसा आप जानते थे क्या वैसा ही दिख रहा है या उससे अलग? जैसा आप जानते थे वैसा दिख रहा है, उससे अलग नहीं जानते। आप NaCl के स्ट्रक्चर के नाम पे ये जानते थे। क्या जानते थे बाबू NaCl का स्ट्रक्चर? आप कहते थे सर NaCl का बस यही तो होता है। ऐसा नहीं होता NaCl। यहां देखो, हर ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है वो किसको बता रही है? क्लोरीन को। और जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो किसको बता रही है? सोडियम को। मैं यही क्रिस्टल बनाने जा रहा था। अब इस क्रिस्टल में देखो, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि सर एक अगर क्लोरीन है तो इस क्लोरीन के हर तरफ कौन दिखाई दे रहा होगा? सोडियम। और एक सोडियम के हर तरफ कौन दिख रहा है? क्लोरीन। देख लो, देख के बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां देखो, ये देखो, अगर ये मैं सोडियम ले लिया तो इसके इधर ये देखो क्लोरीन है, ये देखो हर तरफ आप देख सकते हो अपोजिट कलर के दिख रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर ये पिंक है तो पिंक के चारों तरफ हर डायरेक्शन में आपको कौन दिख रहे हैं? ब्लू। और ब्लू के हर तरफ कौन दिख रहा है? पिंक। कुछ समझे? कितने दिख रहे हैं? 6। कितने दिख रहे हैं? काउंटिंग कर दें या काउंटिंग समझ में आ रही है? काउंटिंग करें या काउंटिंग आ रही है? बोलो। ये देखो, नंबर 1 अगर ये ले लूं तो ये 1 हो गया, और ये कौन सा हो गया? 2। ये कौन सा हो गया? 3। ये कौन सा हो गया? 4। ये कौन सा हो गया? 5। सामने बोलो। बगल एक फ्रंट में, एक बैक में। 2 3 4 5 6 दिख रहा ना? 6। अरे भाई, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। अब इन पूरे सिनेरियो में आपको क्लोरीन कहां दिखाई दे रहा? बोलो। यहां पर है। अगर ये Cl है, अगर ये कौन है तो ये कौन है? Na। 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 और ये कौन है? तो आप जो बोलते हो कि NaCl का फॉर्मूला NaCl है, वो NaCl नहीं है। एक Cl 6 Na से घिरा होता है, एक Na 6 Cl से घिरे होते हैं। हम इसका फॉर्मूला मास निकालते हैं। अगर बताओ 6-6 का रेशियो आ रहा है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं Na6Cl6 तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा? NaCl। इसे बोलते हैं फॉर्मूला मास। तो इसलिए हम NaCl का फॉर्मूला मास निकालते हैं। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास निकाला जाता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये इनका बेसिक है। अब ये यही चीज आपको यहां देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा। देख लो क्या दिख रहा है? एक सोडियम कितने क्लोरीन से गिरा है और एक क्लोरीन कितने से गिरेगा? 6 से। जस्ट अपोजिट ऐसे फॉर्म में दिख रहा है। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब मैं इसको वाटर के अंदर ऐड कर रहा हूं तो इसके Na पार्टिकल जो था Na, ये पूरा बॉन्ड टूट जा रहा है। सब सारे बॉन्ड यहां से ये सब टूट गए। और जब सारे बॉन्ड टूट गए तो बताओ जितने Na थे वो अलग हो गए, जितने Cl थे वो क्या हो गए? अलग हो गए। तो डिसोसिएट हुए ना।
तो जब इतना ज्यादा था तो इसका मास अलग आएगा, और जब टूट के छोटा होता जाएगा तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब यहां समझो, अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, पानी के अंदर डाला और वो एक से ज्यादा पार्ट में ऐसे बिखर गया, टूट गया, तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वो पानी के अंदर जाके जुड़ गया उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा। इन दोनों केसेस में उसका मास जो होगा वो क्या बोला जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोलोगे, बस यही आपको समझना है, एबनॉर्मल मोलर मास। तो बताओ इतने में कोई कंफ्यूजन है? हेडिंग बनाया ना कॉपी पे, एबनॉर्मल मोलर मास लिखना है, उस पे लिखो द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, the molar mass of solute, the molar mass of solute which is calculated after association or dissociation, after association or dissociation, after association or dissociation of solute, after association or dissociation of solute, हो गया, in solution is called abnormal molar mass, is called abnormal molar mass. मैं इसलिए बोला ना, हाँ तुम जो कहना चाह रही हो कि जैसे एसोसिएट, अब जैसे मैं बेंजीन के जगह पर अगर मैं वाटर ले लूं तो इसका भी डिसोसिएशन होने लगेगा। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसके सॉल्वेंट, किसके नेचर में जा रहा है, वो उसके पूरे बिहेवियर को चेंज कर देता है। जैसे हमने क्या बोला, करंट सिनेरियो में आपका पूरा लाइफ डिपेंड करता है कि हम किसके संगत में जा रहे हैं, कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं। अब सोचो अगर हमारा घर एक झोपड़पट्टी में हो, झोपड़पट्टी जहां सब ऐसे, हाँ वो एक छत मतलब पल्ली उल्ली डाल के एक से पड़े रह रहे हो, तो उनकी थिंकिंग लेवल उतना ही होगा, वो उसी लेवल का सोच है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दिन भर उसी लेवल में काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो सोच नहीं रहे हैं। तो हम अगर उनके साथ में रहेंगे तो हम भी, हमारा भी नैरो माइंडेड हो जाएगा, हम भी उतना ही सोचेंगे। और वो कहते हैं जितने बड़े बड़े लेवल पे जाओगे आपका थिंकिंग लेवल उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आप बड़ा सोचोगे। हम गरीबों के बीच में रहेंगे, हमारा 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा सकते, बहुत मेहनत करेंगे, सोचेंगे महीने के 1 लाख रुपए कमा लें। करोड़पतियों के बीच में रहेंगे, हम कई करोड़ों के बारे में बात करेंगे। हमारा कहां रह रहे हैं ये मैटर करता है। तो अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालूंगा तो ये जुड़ेगा, और एसिटिक एसिड को पानी में डालूंगा तो टूटेगा। एसोसिएशन या डिसोसिएशन ये बात डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्वेंट चूज किया है, किसके साथ उसे ऐड कर रहे हो। अच्छे के साथ डालोगे अच्छा बनेगा, गड़बड़ के साथ डालोगे गड़बड़ बनेगा। तो ये बदल देने से चीजें बदल जा रही है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्वेश्चन में बताएगा कि एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन, आपको याद नहीं करना है। जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तो वो बोलेगा कि एसोसिएशन हो रहा है, या आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ेगा और डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास घटेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी, चलेगा ना? चलिए, तो आपने क्या लिखा, इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। अब सुनो एक बात बताओ, हाँ ये पॉइंट लिखो, नीचे एरो बना के लिखो, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन मोलर मास डिक्रीजेस, आफ्टर डिसोसिएशन मोलर मास डिक्रीजेस। डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा बताओ, मोलर मास क्या हो जाएगा? अभी बताया ना, पार्टिकल टूट के एक से ज्यादा में बिखर जाएगा। भाई एक लड्डू पूरा था, उसका वेट ज्यादा होगा, तोड़ के आधा आधा कर दोगे, वेट क्या हो जाएगा? कम। बोलोगे एक बाल्टी पानी उठा लेते हो ना एक हाथ से,
अगर मैं उसका डबल पानी कर दूं और एक ही हाथ से उठाने के लिए कहूं तो दिक्कत होगा ना। अगर उसी पानी को दोनों हाथ में कर दूं तो नॉर्मली उठा ले जाओगे। इसका मतलब डिसोसिएशन का मतलब उसके मास को हम क्या कर दे रहे हैं, स्प्रेड कर दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं। तो चीजें आसानी, एक हाथ से तुम्हें 30 किलो उठाने के लिए कहें तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर 15-15 किलो बोले आराम से उठा लोगे। इसी को बोलते हैं डिसोसिएट कर देना, पार्टिकल को स्प्रेड कर देना, फैला देना। तो वेट उसका बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास क्या करेगा, कम हो जाएगा। और एसोसिएशन होगा तो मोलर मास क्या होगा, नीचे लिखो। अच्छा ये लिखना चाहो तो लिख लो। डिसोसिएशन दिखा दो कैसे होता है। NaCl का 1 मोल था, ये यहां जाके Na+ बन गया, Cl- बन गया, तो दिखा देना 2 मोल्स हो गए, तो ये डिसोसिएशन हो गया। इसमें यही लिख लो, सिर्फ सेंटर वाला लिखना, NaCl प्लस वाटर NaC प्लस Cl-, और वहां पे दिखाओगे कि यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है। हो गया भाई। भाई हो गया, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बताइए, अब अगला क्या है, एसोसिएशन। लिखिएगा, लिखिए। ठीक है। ड्यूरिंग एसोसिएशन द मोलर मास, ड्यूरिंग एसोसिएशन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ड्यूरिंग एसोसिएशन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या करेगा बेटा, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। और ये वाला पॉइंट दिखा सकते हो कि यहां पर एसोसिएशन हो रहा है। उस वाले पॉइंट पे आप दिखा सकते हो क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन? डन, आगे बढ़े। तो एक एसोसिएशन हो गया और एक क्या हो गया, डिसोसिएशन। अब आइए थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हुआ ही नहीं तो उसे नॉर्मल मोलर मास बोलेंगे, उसे क्या नहीं बोलेंगे, अब नॉर्मल। चलिए देखिए, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, भाई लोग तुम लोगों का काम तो खत्म है, चलो कोई नहीं, इधर देखो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको याद है डेल्टा TF बराबर क्या पढ़े थे, KF इंटू W अपॉन M डैश इंटू कैपिटल W इंटू 1000। सही है या गलत, जल्दी बताओ मुझे। ये बताओ, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। लेकिन साथ में अगर मैं सॉल्यूट को पानी के अंदर डालूंगा तो NaCl का वेट घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। यानी मोलर मास पहले से ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो डेल्टा TF है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोलर मास के। बताओ मुझे। ऐसे ही मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल्टा TB बराबर KB इंटू W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू कैपिटल W। अगर मैं यहां से भी बोलूं तो आप यही तो कहोगे कि डेल्टा TB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोलर मास के। मुझे बताइएगा जहां दिक्कत आएगी आपको। फिर से बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, पाई इक्वल टू W अपॉन M डैश इंटू V इंटू R इंटू T, यही ना पढ़ा था। क्या मैं यहां से भी कह सकता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, बोलो, मोलर मास के। कुल मिला के रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ये हो, ये हो, ये हो, ये सब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा वो क्या करती बताओ, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या नहीं, किसके, मोलर मास के क्या होती है। अगर मतलब किसी भी कंपाउंड का मोलर मास पहले के कंपेयर में बढ़ रहा है तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी,
कम होगी और मोलर मास कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? W से, मतलब सॉरी डेल्टा से। और डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? M डैश। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो वही लोग नहीं समझ पाए होंगे जिनको ये वाला कंटेंट वाली फॉर्मूला अभी पीछे से नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े होंगे। ये बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, मैंने पढ़ाया था। इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, और इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूलों को मैंने लिख के आपको यह दिखाने का प्रयास किया है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास के क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, मतलब उल्टा होती है। अगर मोलर मास किसी का ज्यादा होता है तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? कम होगी। और अगर किसी का मोलर मास कम होता है तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है, ये कहने का मतलब है। यानी अगर मैं अगर मैं NaCl को ले लूं और ग्लूकोज इसको ले लूं, एस्टिक एसिड को बेंजीन में, तो बताओ NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और एस्टिक एसिड की क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ गए? तो पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? पीछे कुछ लिखा था आपसे, आपके लिए नहीं, ये लिखा था। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हूं? डिसोसिएटर। ठीक है, अब आप पूरी मत लिखिएगा, हेलो, ये कहानी मत लिखिएगा, ये पीछे लिखा हुआ है। आप सिर्फ ये लिखिएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डैश। बिल्कुल, हाँ भाई देखो, अगर तुम सोच के देखो, अगर किसी भी पार्टिकल का डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे ना। पार्टिकल बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अगर डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास घटेगा ना, तो मोलर मास घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी ना। बात तो वही हो गया ना। क्या गलत है? ठीक है, डन हो गया सबसे? क्या मैं इतनी बात को मान के चलूं कि आपको समझ में आ गया है? एबनॉर्मल मोलर मास एक नंबर का एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है बस, ना इसका कोई न्यूमेरिकल आता है ना कुछ आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ एक नंबर का डेफिनेशन, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। आपको क्या लिखना है? द मोलर मास विच इज कैलकुलेटेड, ऐसे भी लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। या दूसरा वाला जो लिखाया हूं, द मोलर मास विच इज कैलकुलेटेड आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। चलेगा? पक्का? इतना ही लिखा रहे, क्योंकि एक नंबर का आता है तो बहुत ज्यादा उसको खींचने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा कि अगर डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास घटेगा, अगर एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो मोलर मास में कोई चेंजेस। ठीक है ना? आखिरी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन एक बार हम लोग पूरा रिकैप करेंगे कंप्लीट चैप्टर, देन उसका बाद टेस्ट करेंगे, तब सॉल्यूशन चैप्टर से आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे पढ़ेंगे। ठीक है? हमारे टॉपिक का इस चैप्टर का आखिरी हेडिंग का नाम है वांट ऑफ फैक्टर, जो मैं बहुत दिन से छोड़ के रखा था, आगे बताऊंगा। आइए, उस घड़ी आ गई है, उस घड़ी का नाम क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। इसे बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब अगर मैं पूछूं कि वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ, हाँ, अच्छा, और कुछ? देखो, एक बात तो, एक मोलर, इसको समझाने के, एक्सप्लेन करने के कई सारे मतलब अलग हैं। एक जो देवी जी ने बताया वो बिल्कुल सही था। क्या बोल सकते हैं हम लोग? रेशियो। क्या बोल सकते हैं? रेशियो। पहले ऐसे समझो कि आप न्यू बोलो कि रेशियो ऑफ
number of solute particle in solution after what? Association or dissociation with किसके साथ? With number of particle added in solution. आपने सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल ऐड किए वो, और सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद वो एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद कितना हो गया, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल मोलर, सॉरी, वन हाफ फैक्टर. देखो कैसे लिख रहे हैं फॉर्मूला. यानी वन हाफ फैक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से. तो मैं यहां पे आई लिख दूं. आई इज इक्वल टू number of particle after association or dissociation. और इसके बाद इसमें क्या करोगे बताओ? अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल एडेड इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर आपने कितने ऐड किए वो, और एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूशन के अंदर बने कितने, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? वन हाफ फैक्टर कहते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप चाहें तो ये चीजें नोट कर लीजिए. अभी पूरी बात और सुन लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और सुन लीजिए. I बराबर 1 कब होगा? देखो, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जिनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है. तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट I बराबर क्या हो जाएगा बोलो? I बराबर 1, क्योंकि जितना ऐड करोगे उतना ही रह जाएगा. पानी के अंदर 2 मोल डाले 2 ही रह गया, 5 डाले 5 ही रह गया, 100 डाले 100 रह गया, ना टूटा ना जुड़ा. बताओ ऊपर नीचे वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी? और सेम वैल्यू से कट करोगे आंसर 1 आएगा. दूसरा, फॉर एसोसिएशन, आप सोच के बताओ एसोसिएशन के लिए क्या आएगा? फॉर एसोसिएशन के लिए क्या आएगा बोलो? आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी या छोटी? एसोसिएशन हुआ तो यहां कम हो जाएगा, यहां ज्यादा ऐड किए, 2 दिए 1 बन गया, कम हुआ ना भाई. एसोसिएशन में क्या हुआ? मैंने 2 डाला, अंदर जाके 1 हो गया, तो ऊपर की वैल्यू कम हो गई, नीचे की वैल्यू ज्यादा. 1 से छोटा आएगा ना, तो लेस देन क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी? 1. और अगर मैं बोलूं फॉर डिसोसिएशन, तो आप बोलोगे आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगी? 1 से. अगर ये पूरा स्टोरी कहीं दिक्कत कर रहा हो तो बताओ मुझे. क्लियर है? नोट कर लो जी. अरे वह बतिया ना है, ऐड करने के जितना तो बिफोर एसोसिएशन है, हुआ बिफोर ऐड करने के. बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का मतलब यही हुआ हमने कितना ऐड किया था. पानी के अंदर जाने के बाद तो टूट गया ना, तो आफ्टर हो गया. अब जरूरी यहाँ बिफोर लिखना, यही कहते ना कितना हमने ऐड किया. अभी भी नहीं समझे? अन्ना समझे तो बिफोर लिख लेना. किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो भाई पूछ सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक के बाद के न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे आपको. वन हाफ फैक्टर आई आ जाएगा. चलें? चलो भाई, अगर मैं
आगे बढ़ूं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी वांछा फैक्टर के आगे बढ़े तो इसमें एक पॉइंट क्या आता है बताओ। अभी अभी पढ़े थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डिसोसिएशन से मोलर मास घटता है, तो मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। सुन लो भाई, ऑन डिसोसिएशन मैं लिख रहा हूं, बाद में इसको हटा दूंगा, आपको नहीं लिखना है। ऑन डिसोसिएशन समझाने के लिए लिख रहा हूं। ऑन डिसोसिएशन क्या होता है बताओ, मोलर मास क्या करता है, मोलर मास ऑब्सोल्यूट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा ना। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? अब अगर मैं ये पूछूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, तो अब अगर मैं पूछूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, कैसे निकालेंगे डिसोसिएशन के लिए। अगर मैं पूछूं फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन, अच्छा ये बताओ अगर डिसोसिएशन होता है तो आप बताओ कि मोलर मास की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ऊपर या कम। दिमाग लगाना, डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू एक से क्या आनी चाहिए, ज्यादा। एक से क्या आनी चाहिए भैया, इतना मत बोलो। डिसोसिएट हो रहा है ना, तो पार्टिकल की संख्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो आई ज्यादा आएगा। एसोसिएट हो रहा है, पार्टिकल घट रहे हैं, तो आई कम आएगा। ठीक है ना। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो पार्टिकल बढ़ रहे हैं, पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो आई क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अब बताओ ऊपर क्या रखें। अगर मैं लिखूं कि ऊपर नॉर्मल मोलर मास, कौन सा, नॉर्मल मोलर मास, यानी ये मोलर मास वो है जो मैंने फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लिया। NaCl का फॉर्मूला था, Na और Cl के मोलर मास को ऐड करके निकाल दिया। और नीचे मैं क्या रख दूं बोलो, अब नॉर्मल मोलर मास, अब नॉर्मल मोलर मास। अब बताओ अब नॉर्मल मोलर मास डिसोसिएशन के लिए कम होगा और नॉर्मल वाला क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा को कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो एक से बड़ी आएगी ना, तो वन का इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। अब इसी को बराबर कह सकते हो, ऐसे मोलर मास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे लिख सकते हो कैलकुलेटेड, क्या लिख सकते हो, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। अच्छा, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में क्या अंतर है। ऑब्जर्व मैंने एक्सपेरिमेंट करके खुद देखा, कैलकुलेटेड का मतलब मैंने फॉर्मूला लगाया और वैल्यू निकाल के बता दिया। कैलकुलेटेड जैसे कोई चीज का मैंने घर पे बैठ के, मैं सोचा गर्मी की छुट्टी में मैं शिमला घूमने जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ऐसे रूम लूंगा, इतना भाड़ा दूंगा, इतना सब कैलकुलेट किया, 50,000 रुपए मान लो खर्चा आएगा, एक टेंटेटिव। पता चला मैं शिमला घूमने गया, वहां लाके 17,000 रुपए लग गए। तो मैंने ऑब्जर्व कुछ और किया, मतलब सॉरी कैलकुलेट कुछ और किया और ऑब्जर्व कुछ और किया, समझे। तुम किसी स्कूल में गए थे तो लोगों ने कुछ बताया होगा कि वो स्कूल ऐसा होता है वैसा होता है, एडमिशन करा लिए, ये तुम्हारा कैलकुलेशन था। वहां जाके तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बदल गया, अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है। तो कैलकुलेट करना और ऑब्जर्व करना दो अलग बातें हो गई। कैलकुलेट मतलब फॉर्मूले से हमने सीधा निकाल के बता दिया कि ये है, और ऑब्जर्व का मतलब मैंने सच में देखा। हम हर पर्सन एक दूसरे को नजर में कैसा ढूंढते हैं, आइडियल। हमें कैसा लगता है हमारा नेता कैसा होना चाहिए, आइडियल। हमारे पुलिस अधिकारी कैसे होने चाहिए, आइडियल। कोई घुसखोरी ना करे, एकदम ईमानदारी से काम करे, रातों दिन लगा रहे, पूरा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना दे। जब हमारी बारी आएगी तो हम क्या करेंगे। हमारा जो ऑब्जर्व है और जो कैलकुलेटेड है, दोनों में बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है। जैसे वही कहा, हमारी पढ़ाई इंडिया के अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कुछ और करते हैं, रियल लाइफ में ऑब्जर्व कुछ और होता है। तो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में क्या है अंतर। ऑब्जर्व समझ गए, फॉर्मूले से जो मैंने कैलकुलेट किया, जैसे NaCl है तो NaCl का मैंने मोलर मास कितना निकाला बताओ। क्लोरीन का 23 बोलो, और सॉरी सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 बोलो, कितना आया 58
ये कैसा है? कैलकुलेटेड है। कैसा है? या इसी को क्या बोल सकते हो? नॉर्मल। अब इसका एबनॉर्मल कैसे आएगा? मुझे इसी को 2 से डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि ये भाई 2 पार्ट में टूट गया ना, 2 पार्ट में टूट गया, तो एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो अब तोड़ेगा कैसा आएगा बताओ? 2 दूना 4, 2 दूना 18 और 2 दूना 4, 2 25, इतना। ये क्या है? ऑब्जर्व। ये क्या है? यानी जब मैंने फॉर्मूले से निकाला तो मुझे मोलर मास, मतलब ऑब्जर्व करके निकाला तो मोलर मास ये आ रहा है, लेकिन मेरे फॉर्मूले से मोलर मास ये आ रहा है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? अब बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, छोटी वाली वैल्यू को नीचे रखना है। बताओ रिजल्टेंट 1 से ज्यादा आएगा कम? ज्यादा। यही तो मैं समझा रहा हूं। लेकिन अगर मान लो इसी में क्या हो जाए भाई, अगर इसी में डिसोसिएशन की जगह क्या हो जाए? फॉर एसोसिएशन। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि इसी में एसोसिएशन हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? आई बराबर, यानी ऊपर। अब हमें फॉर्मूले का कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि आई मेरा जो एसोसिएशन है, तो आई की वैल्यू तो छोटी आएगी, तो यहां पे सेम वही चीज लिखना है आपको। क्या लिखना है बोलो? नॉर्मल मोलर मास, सेम फॉर्मूला आएगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल में एसोसिएशन हुआ है ना, तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी? अरे एसोसिएशन हुआ तो नीचे बड़ा होगा ना, ऊपर क्या होगा? छोटा। तो रिजल्टेंट 1 से कम आया कि नहीं आया? बस सिंपल लॉजिक है। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि आपको क्या निकालना है बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको 1/2 फैक्टर मोलर मास के टर्म में ऐसे निकालना है। किसके टर्म में? एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो इतना आया कि नहीं आया? अब ये मोलर मास नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में निकाले तब। तो आपको पता होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसके? मोलर मास के। पीछे पढ़ाया था ना। तो अब अगर मैं आई बराबर बोलूं तो जहां पर कैलकुलेटेड लिखा है वहां पर लिखोगे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और नीचे क्या लिखोगे बताओ? ये सब पेपर में पूछा जाता है भाई साहब, याद रखिएगा, मैं इसीलिए लिखा रहा हूं। बर्बादे कर देगा। ठीक है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव अब ये अगर आपको इसमें कहीं डाउट हुआ होगा तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। हम लोग कल इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, और जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये सामने जब आपके आएगा तो आप खुद ही समझ जाओगे मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी फिजिकली ऐसा नहीं बिना समझे हम आज जाएंगे। पहले बताओ 1/2 फैक्टर समझ में आया? पार्टिकल के डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कितने हैं, और हमने ऐड कितने किए थे, दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? 1/2 फैक्टर आई कहते हैं। अगर पार्टिकल का डिसोसिएशन होता है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, यानी आई की वैल्यू भी बढ़ेगी। किससे ज्यादा होगी? 1 से ज्यादा। अगर उनका एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, और कम होंगे तो आई की वैल्यू भी 1 से क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गया बात? अब 1/2 फैक्टर आई को अगर मैं मोलर उसके टर्म से निकालूं, मोलर मास से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1/2 फैक्टर आई निकालने के लिए कैलकुलेटेड मोलर मास को कहां रखना पड़ेगा? ऊपर। और ऑब्जर्व मोलर मास को कहां रखना पड़ेगा? नीचे। तो मुझे क्या निकल के आएगा? 1/2 फैक्टर आई। लेकिन अगर इसी को मैं कहूं कि भाई मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में निकालूं, तो मैंने आपको भी यही पीछे ही पढ़ाया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऊपर होगी वहां पे मोलर मास कहां होगा? नीचे। तो आप बताओ यहां पर क्या उल्टा नहीं करोगे? कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर है तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी। भाई रेसिप्रोकल होता है ना भाई। तो बस इतनी सी बात है, इसको नोट कर लीजिए, तब मैं फिर आपको कल की क्लास में इसके आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं छोटे से इंटरवल के बाद, ठीक है ना?